हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो जी? आपके लाया हूँ सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये काफी इंपोर्टेंट है, एज ए मॉडल सेट के द्वारा तैयार किया गया मॉडल सेट एज बाय मी बाय ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। टोटल 80 सवाल, आपको 80 में 80 बनाना है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन टैली करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, सीधे बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2023 में एग्जाम में। तो आप एक भी सवाल मिस्टेक मत कीजिए, छोड़िए मत, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। और आखिरी में कुछ जिस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे अरेंज किया गया है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बड़ा मजा आएगा बनाने में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और आंसर को टिक लगाऊंगा, और आप भी अपने हिसाब से आंसर को टिक लगाइएगा। और देखिए कितना सवाल को आप सही कर पाते हो, ठीक है ना, कितना ज्यादा सवाल आप सही कर पाते हो, नीचे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। फिलहाल अभी आपने जितना सही करना है वो नीचे कमेंट करेंगे, और लास्ट में बता दीजिएगा सर 80 में इतना सही बताएं। इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो VVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलिए आइए सर। सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए, सवाल पहला बोलता है क्या, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? बड़ा अच्छा सवाल है जी। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? याद कीजिए, यंग इटली की स्थापना 1830, 1831, 1832, 1833। क्या होगा? यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, दिखता है क्या, आगे बढ़ाता हूं मैं दूसरा सवाल के लिए। यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए क्या बोलता है दूसरा सवाल, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? है ना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ थी? 1911 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो बताओ कमेंट करके कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 13 अप्रैल 1919, सॉरी 13 नहीं, 25 अप्रैल 1919, 25 मार्च 1919 में। तो ये डेट याद करना बेहतर, आपको 1919 ही ज्यादा करके ईयर ही पूछता है कि कौन सा ईयर में पारित हुआ था, ठीक है ना, ईयर ही पूछता है। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? बताइए कमेंट करके जल्दी से फास्ट में कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जोएन गुएन आई ने, फॉन वाई चाओ ने, बाओ दाई ने, या नरोत्तम सिन्हानुक ने? बताओ कि अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जोन गुन आइन। क्या है? जोन गुएन आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए आपके स्क्रीन के सामने। चौथा सवाल, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? काफी टॉप लेवल वाला सवाल है जी, कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी कहे जाते थे, या शासक वर्ग कहे जाते थे, या कोलोन कहे जाते थे, या जनरल कहा जाता था? बोलो, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते थे क्या? कोलोन। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। पांचवा सवाल पढ़ते हैं, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? देखिए लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, इस लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं है? तो ये तीनों में, इसमें 3 नाम है। लाल से है लाला लाजपत राय, ठीक है ना, बाल से है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो कौन शामिल नहीं है? लाला हरदयाल शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा सवाल पढ़ते हैं। छठा सवाल बोलता है क्या, तीन कठिया जो प्रणाली था, 3 कठिया व्यवस्था था, किस पर लागू हुआ था? किस प्रकार की खेती पर लागू हुआ था? तो आपको पता है 3 कठिया प्रणाली, हाँ जी, किसानों पे लागू हुआ था। और किस प्रकार की खेती पर लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था, धान की खेती पर, या चाय की खेती पर, या नील की खेती पर, या जूट की खेती पर? बताओ, 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? नील की खेती पर, है ना। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था, है ना, 3/20, इसको बोला गया 3 कठिया प्रणाली। इस पर जो है लागू हुआ था क्या? 3 कठिया कानून, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है जी, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1908 में, 1905 में, 1907 में, 1919 में। बताओ कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1919 में। 1919 में बंगाल का विभाजन हो गया था, ठीक है। आगे पढ़ते 8वां सवाल है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? ठीक है ना, सवाल है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? देखिए ऑप्शन, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, या विशाखापट्टनम। तो याद कीजिएगा, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? बंबई, जिसको हम लोग आज मुंबई बोलते हैं। तो उस समय बंबई बोला जाता था पहले, ठीक है ना, बंबई को ही हम लोग नया नाम बोलते हैं मुंबई। सवाल आगे 9वां सवाल है कि विश्वेश्वरैया
आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ है? ऑप्शन देखिए, जमशेदपुर में है, भद्रावती में है, हीरापुर में है या राउरकेला में? बताओ, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, तो आपको पता है ये कहाँ है? ये है भद्रावती कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? भद्रावती कर्नाटक। क्या? कर्नाटक में। कभी कभी तो स्टेट पूछता है कि कहाँ है, ठीक है ना। तो 9 सवाल यहाँ पे हुआ। अब इस साइड आएंगे 9 सवाल, 10 में इधर आएंगे। देखिए 10वां सवाल इधर से आएंगे। देखिए 10वां सवाल क्या बोलता है? बड़ा ही मजेदार वाला सवाल है जी कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1931 में, 1928 में, 1920 में। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि बिहार समाजवादी की स्थापना कब हुई थी। याद करें, इसका आंसर होगा 1931 में। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। 11वां सवाल पढ़ते हैं, तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? आपको पता है तारापुर परमाणु गिरी एशिया का सबसे पहला और भारत का भी सबसे पहला, ठीक है ना, सबसे बड़ा भी है। तो तारापुर परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है या गोवा में है? बताओ कहाँ है तारापुर? तारापुर कहाँ है सर जी? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल क्या बोलता है कि चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? ऑप्शन देखिए, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है या पंजाब में है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा राजस्थान में। क्या होगा? राजस्थान में। चंबल घाटी परियोजना कहाँ है? फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान हमारा सही आंसर होगा। 13वां सवाल पढ़ते हैं, हेमेटाइट का उपयोग किस में होता है? आपने पढ़ा, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, सीडेराइट। तो हेमेटाइट जो है लोहा का एक अयस्क है। ये किसमें प्रयोग होता है? जस्ता में? अरे भाई साहब, लोहा में होता है ना। कहाँ होता है? लोहा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब तक आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा भाई कि कितना आपने सही बनाया, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि आपने 80 में कितना बनाया। अभी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अबरक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? बताइए। अबरक यानी कि दुनिया के बारे में बोला जाए, दुनिया में कौन सा देश है जहां अबरक सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, बांग्लादेश में या भारत में या चीन में या अमेरिका में। तो अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा देखा जाए तो अपना देश भारत है ना। भारत में अबरक का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। देखिए 15 सवाल बोलता है क्या कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सवाल है गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या कभी कभी गिर बोलता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन है असम में है या मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है या उत्तराखंड में है। तो बताओ कमेंट करके कि गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो याद कीजिएगा गुजरात में, गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। देखिए गा से गिरि, गा से गुजरात, है ना, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। गिरि गुजरात में। कहाँ गिरी भाई? गुजरात में गिरी, ठीक है ना। आगे है, पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किससे तैयार किया जाता है? इनमें से कौन है जिसको पेट्रो रसायन के द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है चीनी, नायलॉन, जूट, रेशम। तो याद कीजिएगा, नायलॉन को पेट्रो रसायन के द्वारा उत्पादन किया जाता है। जैसे पेट्रो रसायन के द्वारा नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, है ना। ये जो क्या होता है, संश्लेषित जो रेशा है ना, इसको तैयार किया जाता है। तो नायलॉन हो जाएगा, चाहे रेयॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी? काफी इंपोर्टेंट सवाल है जी कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जो है महिला दिवस कब मनाते हैं जी? 7 मार्च को मनाते हैं कि 8 मार्च को मनाते हैं कि 9 मार्च को मनाते हैं कि 10 मार्च को मनाते हैं? बताओ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, स्टार बना के लिख लीजिए, एकदम छपेगा सवाल, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, सवाल यहाँ पे है, पश्मीना ऊन किससे तैयार किया जाता है? देखिए पश्मीना ऊन जो तैयार किया जाता है, क्या बकरी से या खरगोश से या भेड़ से या ऊंट से? तो देखो भेड़ जो है बकरी का एक नस्ल है, भेड़ जो है एक बकरी का ही नस्ल है। आप भेड़ को देखोगे तो पूरा सेम टू सेम बकरी ही लगेगा, बस सिर्फ उसके बॉडी पे पूरा बाल है। तो पश्मीना ऊन जो है भेड़ से तैयार किया जाता है। अच्छा, अगर आप भेड़ नहीं रहे तो बकरी कौन सा टिक कर सकते हैं? आपकी किताब में लिखा हुआ एक अच्छे नस्ल की बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। तो अच्छे नस्ल की बकरी कौन है? भेड़ है। भेड़ से ढेर सारा दूध भी निकलता है, अच्छे नस्ल की बकरी है, और इसमें पश्मीना ऊन भी तैयार होता है। इस तरह खरगोश में एक आता क्या बोलते हैं उसको? अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? भेड़। अगर भेड़ नहीं रहता तो बकरी टिक लगाते तो काम चल जाता। फिलहाल हमारा भेड़ आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल पढ़ते हैं, देश में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी?
पहला वस्त्र पार्क है, मतलब पहले वस्त्र रेडीमेड टाइप का, रेडीमेड बना बनाया वस्त्र पार्क है, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में या बिहार में या तमिलनाडु में या कोलकाता में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में पहला वस्त्र पार्क तैयार किया गया था। सवाल आ गया है 20वां कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो रबी फसल और खरीफ फसल बहुत पूछता है, कौन रबी है कौन खरीफ है, बताओ कौन है? ज्वार, धान, गेहूं, जूट, बताओ कौन है? तो देखो गेहूं जो है रबी फसल है और धान जो है खरीफ फसल है। तो इस सवाल जैसे ही पूछ लेगा आप इसका आंसर टिक लगा दीजिएगा जी। अब हम लोग यहाँ पे 20 सवाल पढ़ लिए हैं, अब आते हैं 21वां सवाल की ओर। ये देखिए, है ना, ये देखिए 21वां सवाल देखिए क्या बोलता है। 21वां सवाल बोलता है क्या है, ध्यान से बनाइए। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अपना बिहार, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसीलिए तो बिहार को बोलते क्या क्या बोलते हैं? गरीब राज्य बोलते हैं। लेकिन हम बिहार के बारे में बोले, बिहार का कौन सा जिला जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत के अकॉर्डिंग बोले तो बिहार हो जाएगा। और बिहार में कौन सा जिला भाई? तो बिहार का शिवहर जिला, जहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और पटना जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा है, शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद कीजिएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको दिया गया? अभी जो वर्तमान में जो युग तरक्की कर रहा है, क्या लेन देन से तरक्की कर रहा है? क्या मुद्रा से तरक्की कर रहा है? क्या शाख से कर रहा है या वस्तु विनिमय से कर रहा है? अभी जो वर्तमान में मॉडर्न एज है, मॉडर्न युग जो है, वो तरक्की किसे कर रहा है भाई? पैसा से, करेंसी से, है ना जी, मुद्रा से तरक्की कर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे सवाल बढ़ते हैं। किसी देश, एक मिनट, 22वां सवाल देखिए। यहाँ पे किसी देश में वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब किसी भी देश में वस्तु हो या सेवा हो, उसका कुल मात्रा जितना उत्पादित होता है, जितना उससे इनकम होता है, उस पूरा इनकम को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, या प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जीडीपी, है ना। क्या? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। अच्छा, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, सकल जीएनपी बोल सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश में वर्ष में वस्तुओं, तो इसका आंसर बी नहीं, ए नहीं बी मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी देश के बारे में बोला जा रहा, ठीक है, देश के बारे में बोला जा रहा। जीडीपी होगा किसी स्टेट के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद ये स्टेट के लेवल के आ जाएगा, ठीक है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी भी नेशनल मतलब पूरा नेशनल के लेवल पे, पूरा राष्ट्रीय लेवल पे, वही बोला किसी देश में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया 24 सवाल। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 51 से 56, या 56 से 61, या 85 से 99, 90 तक, या 2000 से 2002 से 2007 तक। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पहला हुआ था, और ये जो है दूसरी 56 से 61। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सवाल आपने पढ़ा होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जिसका नाम पहले क्या था? योजना, इसका पहले नाम था योजना आयोग, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग नाम रख दिया गया। तो बोलता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी, या 1 मार्च 1915 को हुई थी, या 1 जनवरी 1915 को हुई थी, या 1 जनवरी 2015 को हुई थी? तो याद कीजिएगा क्या था? 1 जनवरी 2015 का दिन था, है ना, जब जो है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया था। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय का जो गणना शुरू किया था, शुरू में प्रयास किसने किया था? किसने किया था? सरदार पटेल ने, या अब्दुल कलाम आजाद ने, या दादा भाई नौरोजी ने, गांधी जी ने? तो किसने किया था जी? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए 27वां सवाल पढ़ते हैं। क्या बोलता है? भारत में नोट कौन जारी करता है? नोट जो हम लोग यूज करते हैं 10 रुपया, 5, 10 वाला, 50 वाला, 100 वाला, ये जारी कौन करता है भाई? कौन करता है? आरबीआई करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, या बैंक ऑफ इंडिया करता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या पंजाब बैंक करता है? कौन करता है? ये करता है एसबीआई, है ना, स्टेट बैंक, सॉरी कहा गया आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 28वां सवाल। साख के मुख्य आधार क्या है? साख के मुख्य आधार क्या है? ऋण की राशि, या समय, या व्यक्ति का चित्र? मतलब साख मतलब समझो ऋण हो गया। अगर आप कर्जा लेने के लिए जाते हो
तो आपको कितना कर्जा देना है वो भी सोचना पड़ता है आदमी को, कितना समय के लिए देना है वो भी सोचना पड़ता है, पता नहीं लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। फिर व्यक्ति का चरित्र, आदमी कैसा है भाई, कहीं चोर लफंगा तो नहीं है कि हमको लेकर भाग जाएगा पैसा। तो ये सब कुछ देख के जो है साख दिया जाता है, मतलब कर्ज दिया जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है बताइए, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं, बताओ। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है जी, क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे सवाल 30 वाला, इनमें से कौन संस्थागत संस्थान है। संस्थागत मतलब संस्थागत जब भी बोलेगा ना तो कोई बैंक कनेक्ट रहेगा उससे, कोई बैंक से रिलेट रहेगा। जैसे देखिए महाजन है बैंक नहीं ना है तो एक गैर संस्थागत हो जाएगा, रिश्तेदार गैर संस्थागत, ठीक है ना, व्यापारी गैर संस्थागत। संस्थागत कौन हो जाएगा, भूमि विकास बैंक है, व्यापारी सहकारी बैंक है और व्यावसायिक बैंक है, नाबार्ड है, ढेर सारा बैंक है, ठीक है ना। ये सब जो क्या करता है संस्थागत संस्थान है, संस्थागत संस्थान है। याद रखिएगा पॉइंट को। चलिए यहाँ पे हो गया कितना, 30 हो गया ना। आइए अब देखिए यहाँ पे सवाल 31 सवाल देखें। सवाल क्या बोलता है भाई, राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले कहाँ पड़ी थी, ग्रेट ब्रिटेन में या भारत में या फ्रांस में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बुनियादी जो रखा गया था कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश में। आगे बोलता है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है, एकदम स्टार बना लीजिए इसको, एकदम स्टार्स में रख लीजिए। वैश्वीकरण के कितने अंग है, हालांकि सारा क्वेश्चन स्टार वाला है, टेंशन न लीजिए, सब इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 2 5 6, तो वैश्वीकरण के 5 अंग है जी। सवाल पढ़ते हैं 33 सवाल बोलता है क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र देश कौन सा है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या भारत, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है ना, कौन हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिटेन, भारत, अमेरिका ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। चलो अरस्तु कहाँ के दार्शनिक था, अरस्तु कौन था, दार्शनिक था, फिलोसोफर था, कहाँ के था, कंबोडिया का था या यूनान का था या थाईलैंड का था या इंडोनेशिया का था। अरस्तु कहाँ का था जी, यूनान का, ओके, यूनान के दार्शनिक थे अरस्तु। सवाल नंबर 35 पढ़ते हैं, बोलता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है ना। वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है वो कैसी है, देखिए तो नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, राजवंशी है, राजशाही है, नहीं खत्म हो गया, सैनिक तंत्र खत्म हो गया, सब नहीं चलता वहाँ, तानाशाही भी नहीं चलता, लोकतंत्रात्मक है यानी कि स्वतंत्र होया हुआ है, स्वतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक बोल सकते, लोकतंत्रात्मक है, मतलब जनता वोटिंग करता, जनता चुनता सरकार को, है ना, वो बोला जा रहा। आगे यहाँ पे बहुत ही मस्त सवाल है जी कि इनमें से कौन जो है लोकतंत्र का प्राण, इनमें से किसको जो है लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सरकार को बोलते हैं, सरकार तो लोकतंत्र को ही खा लेगी संविधान को कहेंगे या न्यायपालिका को, हाँ राजनीतिक दल को बोलेंगे, है ना, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसी को बोलते हैं लोकतंत्र का प्राण। लोकतंत्र का प्राण अगर मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब ये ना, प्राण मतलब जान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, समानता का पोषक, मतलब सबको बराबर अधिकार देना, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, हाँ भाई कोई अच्छा काम कर रहा, देश के लिए नाम रोशन कर रहा तो उसको मेडल दो, है ना, उसको इज्जत में बढ़ावा दो, तो ये लोकतंत्र का शान है कि नहीं। आगे है विभिन्नताओं के सामंजस्य, मतलब अलग अलग कास्ट है फिर भी उसको मेल मिलाप पैदा करना, है ना, जाति धर्म को बंटवारा ना करना, सबको मेल मिलाप पैदा करना, मेल मिलाप करना, तो ये सब लोकतंत्र में होता है। लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि ढेर सारा प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं, ढेर सारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं। एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री बनेगा और एक पूरा देश में एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, जो सबसे ज़्यादा वोटिंग लाएगा वो बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतांत्रिक सवाल यहाँ पे, लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब क्यों होती है। हाँ, जहाँ पे लोकतंत्र देश है, जैसे हमारा देश भारत क्या है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे फैसला लेने में देर होता है, क्यों भाई, क्या अफसरों के द्वारा, राजनीतिक नेताओं के द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा या बुद्धिजीवी द्वारा, किसके द्वारा होता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा, मतलब जनता जो प्रतिनिधि करता है उसके द्वारा होता लेट, कि ये बोला, ये कुछ बोला, ये बोला, कोर्ट कचहरी, इस तरह से देरी होता है, ठीक है ना। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था बताओ,
15वीं लोकसभा का चुनाव 2007 में, 2009 में, 2005 में, 2010 में। कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। एक उत्तरदायी एवं वैध शासन क्या है? उत्तरदायी मतलब जिम्मेदार, जो अगर सरकार बन जाएगी तो उसको रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा कि हमको चलाना है भाई देश को, नहीं तो जनता हमको अगले बार छोड़ेगी नहीं। तो वो कौन सा शासक में? लोकतंत्र में होता है, क्योंकि सैनिक में तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। राजतंत्र में तो मेरा बाप दादा राज करते आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मरे चाहे हराए कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो लोकतंत्र में ऐसा जिम्मेदार लिया जाता है, जिम्मेदारी लिया जाता है ना लोकतंत्र में। चलिए ये सवाल पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? प्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई या महेंद्र सिंह टिकैत? याद हो गया नाम? महेंद्र सिंह टिकैत जो थे कौन थे? हाँ, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। विश्व व्यापार संस्था कब अस्तित्व में आया? मतलब विश्व व्यापार संस्थान बोले इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब हुआ था? 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1995 में। याद करिएगा 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। ओके, चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल इधर आएगा क्योंकि ये तैयार किया हुआ मॉडल पेपर है इसलिए। और आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? इंग्लैंड में आई या जर्मनी में आई या फ्रांस में आई या अमेरिका में आई? तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई जी? इंग्लैंड में आई। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सवाल यहाँ पे है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण को या शहरीकरण को या कस्बों को या बंदरगाहों को? तो देखिए औद्योगिकरण मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री का, बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होना। तो ये बड़े बड़े मशीन डायरेक्ट ग्रामीण तो नहीं पहुंच जाएंगे, पहले पहुंचेंगे शहर में। शहर में मशीन पहुंचा, औद्योगिक क्रांति आया, बड़े बड़े कारखाने खुलना शुरू हो गया। तो शहरों को यानी कि शहरीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। गांव से लोग उठ कर शहर में आने लगे, इस तरह से औद्योगिक क्रांति होने लगा। सलम पद्धति भी इसी का देन है, ठीक है ना। तो शहरों में चलो 45 सवाल देखते हैं। यहाँ 45 सवाल क्या बोलता है? बोलता है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? एकदम प्राचीनतम, पुराने टाइम में कहाँ थी? बोध गया, वैशाली, राजगृह, पटना साहिब। तो कहाँ थी? राजगृह में थी, जिसको हम लोग राजगीर बोलते हैं। और वो है राजगृह मतलब राजा का घर, है ना। हाँ, वहाँ के बारे में पढ़िएगा इतिहास, आपको मिलेगा। बोध गया, है ना, सॉरी क्या था? मगध, राजगिरी। अभी जो राजगीर है वो राजा का घर हुआ करता था। चलिए पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? बड़ा अच्छा सवाल है जी। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। कमेंट करके बता दो कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था। लॉक कर दें 1919 को। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। 47 सवाल पढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? बताओ किस आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी एक देखो कौन कौन आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे कौन आंदोलन था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म हो गया था। मतलब शुरू हुआ था खत्म हो गया, और 1922 में ही हुआ था चौरा चौरी कांड, ठीक है। तो 1922 में वापस ले लिया सब असहयोग आंदोलन। किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, है ना। बादशाह खान या सीमांत गांधी, इसको याद कीजिए, फ्रंटियर ही बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी कौन है भाई? महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान या आगा खान या सैयद अहमद? कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बादशाह खान ही बोला जाता है इसको, ठीक है ना। बादशाह खान, क्या नाम है यार। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? हर बच्चा जानेगा इसका आंसर कि दुनिया में सबसे पहले मुद्रण मतलब करेंसी, सॉरी मुद्रण मतलब प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, चाइना में या जापान में या अमेरिका में? क्या हो जाएगा? चीन, है ना जी। चीन में सबसे पहले शुरू हुई थी मुद्रण का विकास। अमृत बाजार पत्रिका, बड़ा अच्छा सवाल है जी। अमृत बाजार पत्रिका था जिसका प्रकाशन किसने किया था?
और यही पत्रिका था ना जो रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो इसको आरंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने, राजा राम मोहन राय ने, मोतीलाल घोष ने। क्या हो जाएगा? मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 51 सवाल, भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में है, उड़ीसा में है, या छत्तीसगढ़ में है, या पश्चिम बंगाल में है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। याद कर लीजिएगा, कहाँ है जी? छत्तीसगढ़ में है। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए इधर हो गया। अब इधर आते हैं, ये सेट देखते हैं सवाल। हाँ, यहाँ से हो जाएगा 52 से सवाल। देखिए सवाल बोलता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी किसको कहा गया? बड़ा मस्त वाला सवाल है भाई साहब कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वाला काम होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या? सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं उसको सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। याद आ गया? सिलिकॉन सिटी कौन है भाई? हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर या इंदौर? बताओ। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बोलते हैं बेंगलोर को। किसको बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी बेंगलोर को बोलते हैं, या तो इसको सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। याद रखिएगा। जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपने पढ़ा है जी, है ना। जूट का पहला कारखाना 1917 में, है ना। 1917 में जूट का पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में, बिहार में, या मुंबई में, या गुजरात में? क्या होगा इसका आंसर? कोलकाता में। कोलकाता में जूट का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश का पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त होता है जहां पक्की सड़कों सबसे ज्यादा लंबी है? कहां है भाई साहब? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बोलता है महाराष्ट्र में है, या तो फिर उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है, या बिहार में है। हालांकि सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। लेकिन राज्य बड़ा है तो क्या हुआ? सड़कें पक्की तो नहीं है ना। पक्की सड़कें महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र तो खैर बहुत पुराने टाइम से जब महानगर आते आ रहा, चूंकि अंग्रेजों के टाइम में ही महाराष्ट्र ही था, महाराष्ट्र महा ही था, और अभी भी महा है, तो रहेगा ही रहेगा। आगे है, देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? ये आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट बनता है। रेलवे का मुख्यालय तो ढेर सारा 18 गो है ना, लेकिन ये वाला काफी इंपोर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। नई दिल्ली में है, हाजीपुर में है, चेन्नई में, या मुंबई में? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है। चलो 55 सवाल, 56 सवाल पढ़ते हैं। बोलता क्या? भूकंप भूपटल के नीचे, मतलब भूपटल मतलब जमीन के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसको क्या बोलते हैं? जमीन के अंदर में जहां भूकंप शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, या भूकंप केंद्र बोलते हैं, या मध्य केंद्र बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? बोलो। जहां पे भूकंप जमीन पर नहीं, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जहां शुरू होता है उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र। और अगर बोलेगा जमीन के ऊपर, यानी कि भूपटल के ऊपर, अगर बोलेगा पृथ्वी पर, क्या बोलेगा? पृथ्वी पर। यही सवाल आ जाएगा कि पृथ्वी पर का वह स्थल जहां भूकंप कंपन शुरू होता है तो हो जाएगा अधिकेंद्र। ये बात नोट कर लीजिएगा। आगे सवाल है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग कौन है? सबसे पहली तरंग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है कौन तरंग है? पी तरंग है, या एल तरंग है, या एस तरंग है? तो आपको पता चल गया, पी तरंग जो है, पी को बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। तो पी तरंग जो है सबसे पहली तरंग जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। चलिए ये सवाल देखिए 58, बोलता भारत में सबसे खतरनाक जोन कौन सा जोन बोला? किस जोन को मानता है सबसे खतरनाक जोन? भूकंप को 5 भाग में बांट दिया गया है। जहाँ पे हल्का भूकंप आए, फिर उससे थोड़ा ज्यादा आए, फिर सबसे खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक आता कहाँ? जोन 5 में, जो सबसे खतरनाक जोन है। 59 सवाल, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? क्या है सवाल? नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है? क्या वो सतलज नदी पर है, क्या नर्मदा नदी पर है, क्या कृष्णा नदी पर है, क्या कावेरी नदी पे? देखिए नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी पे। कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। याद कीजिएगा। भाखड़ा नंगल ये हो जाएगा, जैसे है ना, भाखड़ा नंगल आपने पढ़ा होगा, तो वो सतलज नदी पे है। नर्मदा तो नर्मदा के नाम से है, कावेरी कावेरी के नाम से है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। सवाल पढ़ते हैं, आकस्मिक प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन के लिए आकस्मिक प्रबंधन के कितने घटक हैं? आपने पढ़ा आकस्मिक मतलब एकदम
जैसे घटना घट गया, कोई आपदा आ गया, तो उस समय क्या करेगा? 3 घटक इसके होता है। कौन कौन? एक प्रशासन करेगा, एक सहायता समूह करेगा और एक गांव मोहल्ले के लोग करेगा। 3 हुआ ना, तो 3 हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हो गया था? बताओ भाई, किसके नेतृत्व में? कौन लीडरशिप कर रहा था? लीडरशिप कौन कर रहा था जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बना ली थी? सबसे पहली बार, वो भी पहली बार पार्टी की भी स्थापना 1977 में हुई थी और पहली बार सरकार भी बना ली थी। बहुत ही बड़ी जीत है उसकी। कौन है भाई? मोरारजी देसाई थे या जगजीवन राम थे या कर्पूरी ठाकुर थे या चंद्रशेखर थे? कौन थे जी? ये थे मोरारजी देसाई, है ना जी, मोरारजी देसाई। आगे सवाल पढ़ते हैं कि हमारे देश में सहकारी बैंक कितने स्तर पर काम करते हैं? सहकारी बैंक जो हमारे देश में है, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश में है, कितने स्तर पर काम करती है? तो ये करती है 3 स्तर पर काम। कौन कौन होता है? एक होता है राज्य स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पर, तीसरा ग्रामीण स्तर पे। ये 3 स्तर पर काम करती है। चलो भाई, अब यहाँ पे हम लोग 62 सवाल पहुंच गए। 63 सवाल देखना। मजा आ रहा आपको पढ़ने में? लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना प्यारे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कितना बनाए 80 सवाल में, ओके, ताकि मैं देखूँ तो मेरे को भी खुशी मिले। इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र है? अब देखिए, आर्थिक विकास के कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है। तो तीनों के तीनों आर्थिक विकास क्षेत्र है। सवाल पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो तीनों हो गया। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। ये ऐसे भी सवाल पूछता है। चले सवाल यहाँ पे देखें, कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार। गैर आर्थिक, आर्थिक नहीं, गैर आर्थिक। और गैर आर्थिक को आप बोल सकते हैं सामाजिक। क्या बोल सकते हैं? सामाजिक आधारभूत संरचना, जो समाज को निर्माण करता है, जो समाज को बनाता है, जो समाज को मिल करके काम करता है। अब देखिए, क्या ऊर्जा ऐसा कुछ तो नहीं करता। शिक्षा एक ऐसा चीज है, एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो समाज को लेके चलती है। उसी प्रकार और क्या है? और भी है। और क्या है? सेवा, है ना जी। जैसे कोई डॉक्टर है भाई, सेवा खो रहा है ना, डॉक्टर जा रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, उससे इलाज हो रहा, सेवा। और तीसरा एक और क्या? स्वास्थ्य, है ना, स्वास्थ्य। तो ये 3 जो है ना गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 65, किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं? मैंने बता दिया, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा को, औद्योगिक को या कृषि को? सिंपल सी बात है सर जी, कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। कृषि को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, कितना गजब वाला सवाल है जी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है ना? बड़ा आसान सवाल है कि नहीं? बताओ जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लिखने वाले कौन है? प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर जोन्स, पीसी महालनोबिस या दादा भाई नौरोजी? यही तो थे हमारे दादाजी, है ना, दादाजी, दादा भाई नौरोजी, इतिहास के दादाजी है कि नहीं। आगे बोलते हैं, व्यावसायिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? नेशनलाइज कब हुआ था? ठीक है ना, 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। याद कीजिएगा, 1969 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है भाई? बताओ। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, CBI क्या हो गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसको बोलते हैं। चलो, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है भाई? तो देखो, केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? RBI, है ना। और RBI का स्थापना 1 अप्रैल, याद है ना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को थी RBI का स्थापना। ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट काम करेगा, नोट कर लीजिएगा। सवाल यहाँ पे देखिए, रूस की मुद्रा क्या भाई? रूस की मुद्रा से एक सवाल पूछता है, रूस वाला काफी इंपॉर्टेंट है। रूस और बांग्लादेश, रुपया, डॉलर, टका, रूबल। तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल। टका बहुत बार पूछा है, बांग्लादेश, तो याद कर लेना, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। एक बार मतलब रिहर्सल कर लेंगे, है ना, ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। देखो, इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है? समझते हैं ना, बहुराष्ट्र कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वैसी कंपनी जो अपना बिजनेस अपने देश में तो करता ही करता है। जहाँ की कंपनी है वो अपने देश में तो करता ही, दूसरे देश में भी बिजनेस करता है। इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है ना। देखिए, कोका कोला भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के लोग यूज करते हैं ना, बिल्कुल।
टाटा मोटर्स ये भारत का है, लेकिन बाहर दुनिया बहुत सारा देश में टाटा की कंपनी जो है काम कर रही है। इन्फोसिस भारत की कंपनी है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी काम कर रही है और बहुत सारे देशों में इसका चल रहा है। डाबर लाल दंत मंजन, ये बस रगड़ते रहिए भारत में, ये दुनिया में नहीं घूमता है, भारत में ही रहता है। मतलब नेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल नहीं, नेशनल कंपनी है भारत की, ठीक है ना। डाबर लाल, वही डाबर लाल दंत मंजन, बहुत सारा आता ना, च्यवनप्राश आता है, बहुत कुछ आता है डाबर वाला। कौन बीमारू राज्य है? अब तो ये सवाल पढ़ के तो बीमार हो जाएंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। एक बार हम लोग सब मिलकर के ना क्रांति करना पड़ेगा यार, बिहारी बीमारू राज्य से बिहार को निकाला जाए, ठीक है ना, कुछ और बोला जाए इसको। हाँ, जनगणना हो रहा, हो जाएगा, उम्मीद तो है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990, 1985, 1865, 1995। बताओ कब बना था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को बन के तैयार हो गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार के बारे में बोला जा रहा है 2004, 2005, 2006, 2007। तो बिहार के बारे में बोला जा रहा है 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में लागू हुआ था, लेकिन खाली बोला जाएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, लेकिन बिहार में 2006 से, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम बिहार में 2006 से। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला सवाल है जी, लास्ट पढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें खाली है? पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में क्या, पूरा इंडिया में खाली है। इंडिया के हर स्टेट में 50% महिलाओं को दे दिया, क्या एकदम आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, 50% रिजर्वेशन है। क्या बात है भाई। संघ सरकार है ना, संघ सरकार बताता कि संघ सरकार का क्या विशेषता नहीं है। जहां संघ सरकार होगा, संघ सरकार मतलब जहां पे सेंट्रल भी होगा और स्टेट भी होगा, दोनों को पावर का बंटवारा भी होगा, ये सब होता है संघ सरकार। देखिए, लिखित संविधान रहना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। शक्ति का विभाजन भी जरूरी है। तो संघ सरकार का डिफिनेशन समझो, जिस सरकार में या जिस देश में लिखित संविधान हो, शक्तियों का विभाजन हो, वहाँ सुप्रीम कोर्ट हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, एकहरी शासन व्यवस्था, ये थोड़ी नहीं रहेगा। संघ सरकार में मतलब एकहरी मतलब कोई एक आदमी शासन नहीं करेगा, मतलब कोई एक राजा नहीं बनेगा, पूरा जनता के लिए कोई बनेगा तो ठीक है। एकहरी शासन व्यवस्था जैसे चाइना में एक ही पार्टी है ही है, और वही पार्टी पूरा कब्जा किए हो चाइना को, है ना, तो वहाँ एकहरी शासन व्यवस्था है, तो वहाँ संघ सरकार नहीं है। ब्रिटेन, वहाँ भी संघ सरकार नहीं है। कौन कौन है भाई? भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, आपका बगल वाला देश है पड़ोसी, आपका नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब क्या है? संघ सरकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खूब जोर शोर से हुआ था, है ना, खूब जोर शोर से हुआ था। किरण बेदी ने किया था, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे या स्वामी अग्निवेश, याद कीजिएगा, अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे इसी आंदोलन से जो है एक नया पार्टी बना, आम आदमी पार्टी, जिसको आप बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की सरकार अभी है, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा, हमारा आंसर होगा अन्ना हजारे। आगे बोलते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब जो मेन जो होता ना इलेक्शन कमिश्नर, उसको चुनता कौन है भाई? प्रधानमंत्री चुनता है, मंत्रिमंडल चुनता है, राष्ट्रपति या संसद, कौन चुनता है जी? राष्ट्रपति चुनता है। ओके, चलिए यहाँ पे सवाल है 78 सवाल देखिए। बोलता 1991-71 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, हाँ है ना, और जीती भी थी, कांग्रेस जीत भी गई थी 1971 के आम चुनाव में। भ्रष्टाचार मिटाओ या जनसंघर्ष करो या गरीबी हटाओ, कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। कब दिया गया था? 1971 में। कौन पार्टी दी थी? कांग्रेस ने दी थी। ये बात याद कीजिए, 3 सवाल, कब दिया था और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कांग्रेस ने। कब? 1971 में, ठीक है। चलिए सवाल यहाँ पे है, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? JDU, यही ना जी, जनता दल यूनाइटेड। कौन है? हाँ, तीर छाप, है ना, तीर छाप। कमल का फूल तो जानते हैं ना, कमल का फूल हो गया, कमल का फूल BJP, ओके। और लालटेन तो जानते हैं जी, लालटेन है RJD।
और ये क्या है, लोजपा, LJP है ना, LJP लोजपा। कौन समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची बताइए। समवर्ती सूची मतलब जो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के तालमेल से जो काम बनती है, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षा हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे मैंने 80 सवाल करा दिया। अब आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि 80 में आपने कितना बनाया। अभी जाइए नहीं, बस थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, आपको हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो आप मुझे बताना कि इनमें से कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद था, तब ना हमको पता चलेगा कि आपने पूरा 80 में कितना बनाया। अगर याद नहीं था तो आप जाके याद कर लीजिएगा, आपके गाइड में, मॉडल सेट में, है ना। मैंने भी करवाया बहुत सारा सवाल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कॉपी भी आपको लिखा हुआ होगा, ठीक है। आइए सवाल पढ़ते हैं। इतिहास का सवाल यहाँ पे है। देखो इतिहास का सवाल है, किसी 3 का उत्तर देना है, ठीक है ना। सवाल कितना भी रहे उत्तर 3 ही का देना भाई साहब। कितना उत्तर देना है, 3 उत्तर। देखो सवाल क्या है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। चलो ये हिस्ट्री का हो गया। और दीर्घ देखो, दीर्घ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें। किसी एक ही का उत्तर देना है, दीर्घ में किसी एक ही का उत्तर देना है। 1929 के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त वर्णन करें। हो गया। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान, देखते भाई। लघु उत्तरीय प्रश्न बोलता क्या, किसी 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, क्या समझते हैं उससे। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। समवर्ती सूची क्या है जी, है ना। चलिए बताइए समवर्ती सूची क्या है, ये सवाल पूछेगा आपने। और क्या है, देखो यहाँ पे 4 सवाल में 2 सवाल का उत्तर देना है आपको। इसमें चिपको आंदोलन है ना। चिपको आंदोलन जो है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था। एक होता है क्या था, चिपको आंदोलन क्या था, एक मुख्य उद्देश्य, उसका पर्पस क्या था चिपको आंदोलन होने का। लगभग सेम ही है उसका आंसर है, थोड़ा सा उद्देश्य में उद्देश्य बताना होगा ज्यादा करके, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए सवाल यहाँ पे बोलता है, अब इसका दीर्घ है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। जारी है, बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ये 4 नंबर वाला सवाल है जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, 1 गुना 4। चलो आ गया अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा 4 सवाल, 4 में किसी 2 का उत्तर बताना है। सवाल क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, बहुराष्ट्र कंपनी किसे कहते हैं, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। दीर्घ सवाल पढ़े, इनमें से एक सवाल का जवाब देना है। स्वयं सहायता समूह क्या है, महिलाओं का इनमें क्या भूमिका है ना। मानवाधिकार के महत्व पर टिप्पणी करिए। चलिए टिप्पणी करिएगा आप लोग। आ गए यहाँ पे है। अब आ गया भूगोल में 6 सवाल रहेगा, 6 सवाल में 3 सवाल बनाना है। भूगोल और हिस्ट्री में 6 सवाल और 3 सवाल बनाना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर बताइए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन क्या है। फसल चक्रण मृदा संरक्षण से किस प्रकार सहायक होता है। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखिए। बिहार में वन विनाश यानी कि वन के कारण या वन की जो कमी है उसके 2 कारण बताइए। देखिए सवाल याद कीजिए, अगर सवाल में बोलेगा 2 उपयोग तो 2 ही उपयोग बताना है, तीसरा नहीं बताइएगा, ठीक है ना। अगर बोलेगा उपयोग बताएं तो 2, 3, 4 बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। लेकिन सवाल बोलेगा 2 ही कारण बताइए, 2 ही उपयोग बताइए तो 2 ही बताइएगा, ठीक है। 2 नंबर के लिए काफी है। उद्योग में प्रदूषण कैसे फैलता है, 4 नंबर सवाल है। बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल डियर। और आपदा प्रबंधन से केवल 4 सवाल पूछेगा, उनमें से 2 ही सवाल बनाना, वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। बोलता है क्या, भूकंप और सुनामी के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। आग आपदा के समय कौन कौन से उपाय करने चाहिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अब हमने आपको लगभग 40 से 45 मिनट का समय ले लिया है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। कमेंट कीजिएगा कि आपने 80 में कितना ऑब्जेक्टिव बनाया और प्लस सब्जेक्टिव कितना याद था, है ना। याद नहीं था तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में देखिए, आंसर टिक लगाइए और उसको बनाइए, याद कीजिए अभी से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे फॉलो करोगे, जो नहीं याद उसको याद करोगे। मिलते हो किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।